देखो नॉर्मलता क्या है बेटा, नॉर्मलता जबकि हमने मोलरता में पढ़ा कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर पढ़ा मोलरता, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है बेटा, देखो तीसरी परिभाषा यदि हम इसको देखेंगे तो ये कहता है किसी निश्चित, देखो यहाँ पर क्या कहता है, किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर, विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बस यहाँ पर केवल ये आएगा ग्राम तुल्यांकों की संख्या, जहां मोलों की संख्या थी यहाँ पर क्या आएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन का, उस विलयन सॉरी का उस ताप पर विलयन का नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मलता कहते हैं। यानी कि हम क्या कहेंगे, उसको नॉर्मलता कहा जाएगा। है क्या, इसमें भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी डेफिनेशन में सेम कंडीशन है कि हमें 1 लीटर विलयन लेना है और उसमें क्या लेना है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। यानी कि इस परिभाषा को हम सिंपल रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास 1 लीटर विलयन है, क्या है, 1 लीटर विलयन में, ठीक है ना, घुले हुए क्या कहेंगे, घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या कहेंगे, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, बस यहाँ पर याद रखना है, विलेय के वहां पर मोलों की संख्या थी, यहाँ पर है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस विलयन पर, उस ताप पर उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है ना, तो ये नॉर्मलता आ जाएगी, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है ना। अब यदि हम इसका नॉर्मलता देखो, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देखो ऊपर क्या आता था पहले, यदि हम नॉर्मलता को कैपिटल एन से दिखाते हैं, नॉर्मलता को किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से, तो हम क्या किससे दिखा रहे हैं नॉर्मलता को, कैपिटल एन से, नॉर्मलता को, है ना, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं, और नॉर्मलता को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। और इस एन बराबर क्या होगा, देखो एन बराबर क्या होगा, पहले वाले जो हमारे पास फॉर्मूले होते थे, विलेय के मोलों की संख्या होती थी ऊपर, अब नॉर्मलता में क्या है, जो हमने यहाँ पर देखा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, देखो विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और बटे क्या आएगा, आयतन लीटर में, क्योंकि 1 लीटर में घुला हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, नॉर्मलता बराबर क्या होगा, विलेय पदार्थ, ठीक है ना, कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांक की संख्या, है ना, यहाँ अलग अलग हो सकता है, और बटे में क्या आएगा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन काय में आएगा, लीटर में, ये लीटर में है बेटा, है ना, हम लीटर में लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास नॉर्मलता होगी। अब नॉर्मलता से संबंधित कुछ प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना, बिल्कुल सारी डेफिनेशन एक जैसे हैं, ठीक है। ये यदि हम इस चीज को छोड़ देंगे, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, नॉर्मलता हम निकालेंगे, इसका देखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर नॉर्मलता देखते हैं। अरे कृष्णा बेटा हैप्पी बर्थडे, लेकिन लेट में आ रहे हो, ठीक है, कृष्णा, कृष्ण ने ज्वाइन किया ना, अच्छा, चलो करो बेटे, इस क्वेश्चन को करो। देखो 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, को जल में घोल करके विलयन का आयतन 1 लीटर बनाया गया है, विलयन की नॉर्मलता क्या हो, निकालो बेटा इसको।
हो गया? हो गया बेटा या नहीं हुआ? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। आ रही है ना? आयुष, आज राहुल नहीं है। राहुल कहाँ चले गया? अभिषेक, राहुल कहाँ है? अभिषेक। निकाल लिया बेटा? हो गया बेटा? नहीं आ रहा? बताओ आप लोगों को। नहीं सर। यहाँ थोड़ी सी कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप लोग करो पहले, ठीक है ना? तभी मैं बता पाऊंगा आप लोगों को। आज बच्चे लेट से जुड़ रहे हैं, क्या बात हुई काजल बेटा, लेट से जुड़ रहे हो? चलो इसने मेरे को करो।
हो गया बेटा? नहीं हो पा रहा है ना? चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ देखो, हमने फॉर्मूला इससे पहले लिखा था। देखो यहाँ पर फॉर्मूला दो तीन क्वेश्चन को ये किया। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना हमारे पास ये फॉर्मूला। यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्मलता बराबर क्या होगा? देखो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है ना, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और बटे में आएगा विलियन का आयतन लीटर। ठीक है, दो चीजें दी हुई। और यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहता है कि 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर विलयन का आयतन 1 लीटर बनाया गया। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो पहले हम नॉर्मलता लिख लेते हैं। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? यदि हम देखें इसमें तो विलेय विलेय पदार्थ, ठीक है ना, विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, की ग्राम तुल्यांकों की संख्या या तुल्यांक की संख्या, तुल्यांक की संख्या है ना, ग्राम तुल्यांक की संख्या। और बटे में क्या कर सकते हैं इसका? इसके होल के बटे में लिखेंगे विलियन का आयतन लीटर में। क्या लिखेंगे बेटे इसमें? विलियन का आयतन लीटर में। जो विलियन है, विलियन का आयतन, और यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे लीटर में। ठीक है ना, विलियन का आयतन कैसे होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या हमें निकाल ली। इसमें दो चीजें बेटा, इसके भी दो भाग होते हैं। विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के दो भाग होते हैं। तो इसमें क्या आएगा? इस ग्राम तुल्यांकों की संख्या के दो भाग कौन से होंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यहाँ पर आएगा। पहले यदि हम लिखेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में होगा? यहाँ ग्राम में। ठीक है ना, ग्राम में आ जाएगा। और इसके बटे में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा विलेय पदार्थ का तुल्यांक द्रव्यमान। विलेय पदार्थ का तुल्यांक द्रव्यमान, कैसे वाला द्रव्यमान? तुल्यांक द्रव्यमान। ठीक है ना, और ये भी किस में आएगा? ग्राम में ही होगा, है ना। और इसके बटे में यदि हम देखेंगे तो इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? विलियन का आयतन मिलीलीटर में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विलियन का आयतन, और इसको ml में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो लीटर में दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, बस सिंपल, है ना। अब हमारे पास नॉर्मलता बराबर यदि हम देखेंगे तो नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहले हम फॉर्मूला देख रहे हैं कि फॉर्मूला किस प्रकार से हो सकता है ना। तो यदि हम इसको देखेंगे तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा, ठीक है ना, बीच वाले इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यदि हम नॉर्मलता देखेंगे, यहाँ पर आएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है ना, यहाँ पर हम पहले पॉइंट क्या लिखेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। जो विलेय पदार्थ का हमने द्रव्यमान दे रखा है वो लिखेंगे, है ना। और इसके साथ गुणा क्या कर देंगे? 1000 का गुणा कर देंगे, क्योंकि सबसे नीचे वाला है। इसके बटे में हम क्या लिख सकते हैं? देखो, विलेय पदार्थ का तुल्यांक द्रव्यमान। क्या लिख सकते हैं इसमें? विलेय पदार्थ का तुल्यांक द्रव्यमान। तुल्यांक, अब बताऊंगा तुल्यांक द्रव्यमान क्या होता है ना। तुल्यांक द्रव्यमान ये थोड़ा सा नई चीज थी। इनटू क्या आ जाएगा? विलियन का आयतन, ठीक है ना, विलियन का आयतन। और कैसे होगा बेटा आयतन? ये मिलीलीटर, क्योंकि हमने 1000 का भाग दे रखा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आयतन मिलीलीटर में। किस में आएगा? मिली में। तो यहाँ तो खैर लीटर दे रखा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ तो हमारे पास लीटर दे रखा, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं पर मिलीलीटर में दिया होता तो हमें क्या करना, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता। तो पहले हम देखो यहाँ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान देखेंगे। तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान तो हमें दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? विलेय पदार्थ का
तुल्यांक द्रव्यमान निकालना है। तो पहले हम इसका द्रव्यमान निकाल देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान, क्योंकि जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ क्या है, इसमें घुलने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले द्रव्यमान निकाल लेते हैं। द्रव्यमान कितना होता है इसका, H2SO4 का द्रव्यमान कितना होगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, कोई बताएगा। अरे हाइड्रोजन का द्रव्यमान मालूम नहीं, शिक्षा तू बता बेटा, हाइड्रोजन का भार कितना होता है, वजन कितना होता है हाइड्रोजन का, वंदना बता बेटा, सबको ही बताने की तो है। एक। हम्म कितना होता है, एक होता है। और ये कितने हाइड्रोजन, दो, तो एक गुणा दो, दो हो जाएगा। प्लस सल्फर का कितना होता है बेटा, चलो सल्फर का मैंने बताया नहीं था, ये नोट कर लो, 32, है ना। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। हम्म और बच्चे को पता नहीं, शिक्षा कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का, 16। हाँ। अभिषेक कितना होता है, अभिषेक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। आयुष कितना होता है बेटा, ऑक्सीजन का कितना होता है, आयुष जी सर। कितना होता है बेटा, किसके जी? ऑक्सीजन, तू कहाँ था अभी, 16 जी। 16। तो देखो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आएगा 16 और गुणा कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 है ना। तो इसमें देखोगे बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया 32, ये कितना हो गया, 16 चौको 64, टोटल जोड़ो कितना हुआ, देखो 4 और 2 6 और 2 8, 8 हुआ कि नहीं हुआ। इधर में देखेंगे 4 2 6 और 2 8, और इसमें देखेंगे 6 और 3 9 हो गया, 98 हो गया, कितना हुआ, 98। तो ये क्या हुआ, ये तो भार हुआ, हमें चाहिए तुल्यांक भार। यहां पर क्या होता है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, कि जो तुल्यांक द्रव्यमान निकालना होगा, तो तुल्यांक द्रव्यमान के लिए हमें अलग से लेना पड़ेगा। देखो तुल्यांक जो द्रव्यमान होता है, तुल्यांक द्रव्यमान को हम कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान को द्रव्यमान, है ना, तुल्यांक द्रव्यमान बराबर होता है, क्या होगा, अणुभार बटे, क्या लिखेंगे, अणुभार, और इसके बटे में लिखेंगे अम्लता ओब्लिक भास्मिता, अम्लता ओब्लिक भास्मिकता, या क्षारकता लिखो, ठीक है ना। इसमें हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो जो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का यदि हमें क्या निकालना, तुल्यांक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, 98, तो इसका ये आ गया क्या, आ, अणुभार आ गया। इसमें अम्लता भास्मिकता देखनी होगी। तो देखो बेटा, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, ये 2 प्लस आयन देता है ना, H2, यानी कि जो 2 प्लस आयन देता है, H प्लस आयन, तो इसकी अम्लता क्या होगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बटे में 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 49 आएगा, इसका कितना आ जाएगा, 49। ये तुल्यांक क्या आएगा इसका, द्रव्यमान। बस ये हमने अलग लिख लिया, देखो इस चीज हमने निकालनी है यहाँ पर, ठीक है ना। अम्लता तुल्यांक द्रव्यमान सीख गए होंगे आप लोग। अब नॉर्मलता इज इक्वल टू यदि देखेंगे, तो ये सारा फॉर्मूला बेस्ड है, पहले फॉर्मूला को समझना जरूरी है। ये देखो यहाँ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, विलेय पदार्थ का जो द्रव्यमान है 4.9 ग्राम है, 4.9 ग्राम है, गुणा क्या हो जाएगा इसमें, 1000 का हो जाएगा, ठीक है, हमने मिलीलीटर। और इसको यदि हम देखेंगे, विलेय पदार्थ का तुल्यांक द्रव्यमान तो ये 49 है ना, इनटू आयतन लीटर मिलीलीटर में, तो देखेंगे ऊपर 1 लीटर दिया हुआ है, तो हम इसको 1000 मिलीलीटर कर सकते हैं। 1000 से तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, 49 से 49 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कितने बार कैंसिल होगा, 1 टाइम्स, ठीक है ना, 0.01, तो इसका आ जाएगा 0.01 एन, ये नॉर्मल आ जाएगा, इस प्रकार से नॉर्मल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, और उसी प्रकार का हमने इसको बनाया है।
आज आप लोग बोल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो। मेरी आवाज आ रही नहीं आप लोगों को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट टाइप के है, लेकिन सरल है, कोई दिक्कत नहीं। उसे नॉर्मल था कम पूछा जाता है। सर 0.2। बिल्कुल 0.2 है। आगे बेटा सबका। हो गया? जी सर। 0.2 आ रहा होगा सभी का। जी सर। और काजल बेटा हो गया? साहिल? देखो इसमें हमारे पास क्या है, नॉर्मलता इज इक्वल टू, यदि हम देखेंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या है, यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या लिखेंगे? विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा, है ना। ग्राम पदार्थ के की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों या तुल्यांक की संख्या, है ना। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आएगा, यदि हम इसको निकालेंगे तो बटे में आ जाएगा इसका विलेय का आयतन लीटर में। ठीक है ना, विलेय का आयतन लीटर में, लीटर में। ठीक है ना। अब इसको मैं शॉर्टकट ही कर रहा हूं। यहाँ पर देखो ग्राम तुल्यांकों की संख्या मीन्स सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो हमें क्या निकालना होगा, ग्राम में भार। ग्राम में भार कितना है, 9.8 ग्राम में भार बटे ग्राम तुल्यांकों की संख्या, है ना, तुल्यांक भार। तुल्यांक भार कैसे निकालेंगे, यदि हम इसको पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, तुल्यांक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसका अणुभार बटे अम्लता। ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये अणुभार कितना होता है इसका 98 बटे में कितना आ जाएगा 2, यानी कि ये क्या आएगा 49। ठीक है। और इसके होल के बटे में क्या आएगा, यदि देखेंगे तो 1 लीटर है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1000 बटे 1000। 1 लीटर है ना, तो इसको 1000 बटे 1000 कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास आएगा 9.8 अपॉन 49 इंटू क्या आ जाएगा 1000 बटे 1000, है ना। 1000 बटे 1000, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ देखो बेटा 49 टाइम 2 दुगुना होता है, तो इसका दुगुना होने का मतलब 0.2 n हो जाएगा। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया गया। बस ये क्वेश्चन देखो, तो ये वाला देखो। अब 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोल करके विलयन का आयतन 5 लीटर बनाया गया। विलयन के नॉर्मलता ज्ञात करो। जल्दी से करो इसको, ये तो आ जाना चाहिए।
हो गया बेटा? सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है? 5 तो नहीं आना चाहिए था। 5 तो नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो नॉर्मलता इज इक्वल टू, यदि हम देखेंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या आएगा, यहाँ पर देखो ग्राम में भार, ठीक है ना, 4.9। इसका जो तुल्यांक भार आएगा ये 49 आएगा। सर 0.2। हाँ 0.002 ऐसे कुछ आपको है ना, और बटे में 5 आ जाएगा। इसको यदि हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे 5000 हो जाएगा, और इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का है ना, ऐसे तो कह रहे थे। तो 4.9 अपॉन 49 है ना, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, कितना है 5 लीटर है ना, 5 यहाँ पर आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ऊपर आएगा कितना आना चाहिए यहाँ पर, 1000 है जी। हाँ 1000, और बटे में क्या आ जाएगा, 5000। 5000 आ जाएगा है ना। तो ये 3 जी जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। यदि हम इसका जी देखें तो यहाँ पर यह आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, 0.1। 1 आ जाएगा, इंटू 1/5 आ जाएगा। तो 1/5 का मतलब क्या होता है, 5 का भाग हमने 1 में देना है, तो कितने बार जाएगा, भाग नहीं जाता तो दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर यदि हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.02, इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा में क्या आ जाएगा बेटा, दशमलव दो संख्या बाद है, दो एकम दो ही आता है ना, दो आता है, लेकिन दशमलव एक और दो संख्या बाद है, तो दो संख्या के लिए हमें यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। ये आएगा हमारे पास 0.02 एन आएगा, ये आएगा आंसर 0.02 एन नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, ये आ जाएगा। और भी देख रहे हैं, और क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें है ना, पर और क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। पहले आपको छोटी छोटी जानकारियां पता होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होने चाहिए पता है ना। तो ये टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और चीजें भी हैं, और भी न्यूमेरिकल हैं, उनको बाद में करवाते हैं। उसके बाद है बेटा मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको मोल फ्रैक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाज है ना, इसको क्या कह सकते हैं, मोल प्रभाज या मोल अंश। और इसको हम दिखाते हैं बेटा एक्स से, किससे दिखाते हैं, एक्स से, एक्स होता है उससे हम मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। अभी क्या कहता है, देखो मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज जिसको कहते हैं, इसको हम एक्स से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये कहता है एक विलियन में, देखो एक विलियन में किसी घटक विशेष, डेफिनेशन ये रखनी है ना, एक विलियन में किसी घटक विशेष का मोल अंश, माना कोई हमारे पास क्या है, कोई बिलियन है, माना हमने बिलियन ले रखा, बिलियन में क्या हो सकते हैं, बिलियन में बेटा एक या एक से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, है ना, दो हो सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, पानी लिया, और पानी में हमने क्या किया, नमक भी मिलाया, NaCl मिलाया, फिर हमने चीनी भी मिला दी, C12H22O11 भी मिला दी, तो तीन घटक हुए कि नहीं हुए, कितने घटक हुए बेटा, तीन घटक, ठीक है ना। तो ये कहता है देखो, एक विलियन में, एक विलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, मान लीजिए हमें मोल प्रभाज निकालना है NaCl का, इस घटक का मोल प्रभाज है ना, उस घटक का मोल प्रभाज, ठीक है ना, ये देखो घटक विशेष का मोल प्रभाज, उस घटक के मोलों की संख्या, माना ये जो घटक होगा NaCl के मोलों की संख्या, और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात बराबर होता है। यानी कि इसके मोलों की संख्या और जो सभी घटक माने H2O, NaCl और चीनी, सबका क्या है, क्या निकालना होगा, मोल, उनका जो अनुपात हो गया, अनुपात के बराबर होगा, है ना। अभी बताएंगे कैसे होगा, ये तीन घटक, यदि हमें इस चीनी का निकालना होगा तो इसके मोल अंश, और बटे में क्या आ जाएगा, इन सब के मोल अंश। H2O का निकालना होगा तो H2O का मोल अंश और बाकी सब का मोल अंश। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन को हम समझ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें देखो ये है हमारे पास फॉर्मूला, अवयव का मोल अंश,
यदि जिस अवयव का हम निकाल रहे हैं, क्योंकि यदि बहुत अधिक है तो जिस अवयव का हम निकाल लेंगे उस अवयव का क्या है, मोलों की संख्या होगी, और बटे में क्या आएगा, सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या आएगी। जितने अवयव हमारे पास हैं उन सब की क्या है, मोल मोलों की संख्या आएगी। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, मोलांश। इसको हम किससे दिखाते हैं, एक्स से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आने वाला है, ठीक है ना। देखो चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले तो है ही नहीं, अच्छा घनत्व वाला है, चलो कोई नहीं। चलो ये देखो, है ना, 6 ग्राम, ये कह रहा है 6 ग्राम यूरिया को 900 ग्राम जल में घोला गया, ठीक है ना। तो ये कहता है कि यूरिया के मोल अंशों की गणना की। यहाँ पर कितने कितने हमारे पास कितने पदार्थ हैं, दो पदार्थ, एक है यूरिया और दूसरा है जल। हमने क्या किया, यूरिया यूरिया का फॉर्मूला बताओ, कौन बताएगा यूरिया? हाँ, काजल को छोड़ के, काजल को याद है, ये तो मुझे भी याद है कि काजल को याद है। NH2CONH2। गुड, ये किसने बोला, वंदना ने, ठीक है ना। ये देखो बेटे, NH2CONH2, ये है बेटा किसका, यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है ना, यूरिया का फॉर्मूला जिसे हम खाद के रूप में डालते हैं, है ना। और ये यूरिया यदि देखोगे तो यूरिया सबसे पहले लैब में बनाए जाने वाला पदार्थ भी है, ठीक है ना। और दूसरा जल का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, H2, है ना। ये जरूरी है अभी क्योंकि जरूरत पड़ेगी इनकी। तो देखो यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, तो हमने क्या निकालना है, ये कह रहा है कि यूरिया के मूल अंशों की गणना कीजिए, यूरिया। तो यूरिया के मूल अंशों की गणना कैसे की जाएगी, क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मोल प्रभाज बराबर किसका, यूरिया का, NH2CONH2 का। यदि हम NH2CONH2 का मोल प्रभाज निकालना चाहेंगे तो हमें क्या चाहिए, NH2CONH2 के मोल अंश के मोलों की संख्या, यही तो है अवयव के मोलों की संख्या, है ना। और बटे में क्या करेंगे, यूरिया यूरिया प्लस जल के मोलों की संख्या, इन दोनों की संख्या, है ना। यानी कि यूरिया और जल के मोलों की संख्या यह नीचे आ जाएगी, क्योंकि ऊपर तो यूरिया आएगा क्योंकि हमने यूरिया का निकालना है। यदि हमें जल का निकालना होता तो क्या करते, माना हमें निकालना होता है कि जल के मोल प्रभाज निकालिए, मोल प्रभाज, तो तब हम क्या लिखते हैं, जल के मोलों की संख्या बटे में क्या आएगी, यूरिया प्लस जल। यहाँ नीचे यूरिया प्लस जल आएगा, यहाँ तो सबका आएगा जितने होंगे, और ऊपर वो आएगा जिसके हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, यूरिया के मोल अंश कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकालते हैं, मोल मोल कैसे निकालेंगे, यूरिया के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा, यूरिया के हमें मोल निकालने हैं, तो मोल संख्या कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। बिल्कुल। तो देखो पहले हमें यूरिया का क्या ग्राम में मात्रा दे रखी, यूरिया की कितने ग्राम दे रखी, 6 सर 6 ग्राम, ग्राम। ठीक है ना। यूरिया की मात्रा कितने हैं, 6 ग्राम दे रखी बेटा। और इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूले से निकालेंगे, NH2CONH2। देखो नाइट्रोजन का कितना होता है, अभी तक बताया आप लोगों को, नहीं बताया। नाइट्रोजन का होता है बेटा 14। हाइड्रोजन का कितना होता है, शिक्षा बता बेटा, शिक्षा हाइड्रोजन का कितना होता है, बोल क्यों नहीं रही आज, दिव्या तुम बताओ बेटा, हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, दिव्या, साहिल, सर 1। एक होता है, ये दोनों कहाँ गए आज, एक प्लस एक यानी कि दो हो जाएंगे बेटा, है ना, दो है, प्लस हमने दो किया है। कार्बन देखो बेटा, कार्बन कितना होता है, सर 6। सर 12। 12 12, देखो बेटा इसमें 12, 26 का परमाणु क्रमांक होता है, और 12। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन मत करना, 16। 16, 16 क्या है, इसका भार है। फिर नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 14।
फिर हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, क्योंकि एक और एक 2 हो जाएंगे ना। अब टोटल जोड़ो इसको, देखो 2 ये हो गए, 6 4 10 है ना, 10 तो 12, 14, 4 18, यहाँ से एक हो जाएगा। देखो 2 3 4 5, 58 हो रहा है। कोई गलत तो नहीं हो रहा है? वीराकांड भाग गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? जोड़ो तो बेटा एक बार। तो 14, 14 का दूना 28 हो जाएगा, है ना। 12 तो नहीं, 24, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, 58 तो नहीं होना चाहिए। 2, फिर आया 12, फिर 16, फिर 14, फिर 2। देखो तो बेटा कितना हो रहा है, 4 2 6 12, 15 16, 16 4, हाँ गड़बड़ हो रखा है ना, गड़बड़ हुआ था ना। देखो 14 2 12 16, फिर 14, सर फिर 2। 70 आ रहा, सर 70। हाँ ये तो मुझे गड़बड़ लग रहा था, है ना। 4 2 6, 6 और 2 8, 8 6 14, 18 20, फिर 0, असल 2 हो जाएगा ना। और 3 4 5 6, 6 60 हो रहा हो गया। नहीं देखो 2 हमारे पास हासिल हो गए, 3 4 5 6, 70 कहाँ हो जी रहा है, सर, 60 है। 60 आ रहा है ना। तो चलो 60 हो गया इसका, ठीक है ना। यदि हम इसको देखेंगे तो 60, तो इसके ग्राम में मात्रा कितनी है, 6 ग्राम है, बटे में कितना आ जाएगा 60, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो नीचे वाले में क्या आएगा, इस जो नीचे वाले में यूरिया प्लस जल के मोलों की संख्या, तो यूरिया का मोल अंश कैसे निकाला हमने, 6/60 लिखा, ठीक है ना। और प्लस क्या होगा बेटा, यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि हमें जल के, देखो यहाँ लिखा हुआ तो यूरिया का अनुभार, ये देखो हम तो कहाँ जा रहे हैं पहले, पर चलो बहुत बढ़िया कि हमने निकाला भी, यूरिया का अनुभार लिखा हुआ है ना, हमें निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो हमने निकाला, अच्छी बात, हम सीख भी गए, है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ पर जल के मोलों की संख्या, जल कैसे निकालेंगे, तो जल के ग्राम में मात्रा कितनी है बेटा इसकी, 900 ग्राम है, ठीक है ना। ग्राम में मात्रा बटे अणुभार कैसे निकालेंगे, H2O का, तो देखो H का हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणा 2, और इसका 16 होता है, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, ये आ गया। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, तो यदि यहाँ पर देखो बेटा तो 0.6 होता है, नहीं 0.6 नहीं 0.1, यदि हम इसको देखोगे तो 0.1 होता है ना। क्योंकि यदि हम क्या करेंगे, 6 में 60 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाता है, तो क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं, तो 1 0 बढ़ाते हैं, तो फिर एक बार जाएगा, 60 एकम 60 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 0.1, और यहाँ पर भी देखो ये कितना है, 0.01, इसका होगा 0.01, इसका देखोगे फिर प्लस इसके साथ करोगे तो 18 पंजे 90, देखो 18 पंजे 90, 5 बार गया, गया कि नहीं गया, 5 बार भाग गया, 18 पंजे 90 यानी कि 50, 50 हो गया। इनको जोड़ करके यदि देखेंगे तो 0.01 और डिवाइडेड बाय 50.1, ठीक है ना, दशमलव से दशमलव कैंसल, यानी कि 1/501 हो जाएगा, ठीक है ना। एक का भाग इसमें भाग दे दोगे, तो भाग देने से यदि हम 501 का भाग क्या करते हैं, एक में देते हैं, तो भाग नहीं जाता है, तो हम 0 लगाएंगे या दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना, तभी भाग नहीं जाता है। यहाँ 1 0 1 है, 0 और लगा देंगे, फिर 1 0, और यहाँ भी 1 0, तो तब जाएगा एक बार, क्योंकि 2 बार नहीं जाएगा, 500 दुने दुगुना हो रहा है 1000, है ना, 1002 हो रहा है, तो हमारे पास ज्यादा हो रहा है, तो एक बार भी दे सकते हैं, 19 के लगभग आ जाएगा, कितना आएगा, 0.0019, क्या आएगी इसकी, मोल अंश आ जाएगी, इतना आएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, ये है, इस क्वेश्चन का देखो, इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है, इसका मोल अंश निकालना आपको, निकालो तो बेटा। इस वाले चैप्टर में एक 2 नंबर का छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ न्यूमेरिकल इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग कभी कुछ करना चाहो तो कर सकते हैं।
इसमें प्रियांशी है बेटा। प्रियांशी है? नहीं है। आया तो था, कौन आया था? सुषमा। सुषमा है बेटा? शिक्षा और दिव्या दोनों सो गए हैं ना? नहीं सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। दिव्या तो जगी हुई है, शिक्षा सो गए सर। हो गया बेटा? हो गया बेटा? देखो पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl, है ना? पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है? KCl होता है। तो यहाँ पर चलो मैं बता देता हूँ, है ना? देखो यहाँ पर कह रहा है पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl, और पोटेशियम का कितना होता है जो उन्नीस। अणुभार होता है? 19 नहीं तो बेटा, 19। 19 तो इसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु भार यदि देखेंगे तो कितना होगा? 39। 39 होता है बेटा, है ना? थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लगभग दुगुना के लगभग, है ना? तो 39, और यहाँ पर आएगा 35.5। भाई यही अंतर था भाई, बाकी कुछ निकालने की कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? तो पोटेशियम क्लोराइड का हमें मोल अंश निकालना है, ठीक है ना? मोल अंश कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड का मोल अंश, तो मोल अंश बराबर क्या, यहाँ पर KCl लिख सकते हैं। मोल अंश बराबर KCl इज इक्वल टू क्या आएगा? पहले आएगा इसके, इसका क्या निकालेंगे? मोल अंश निकालेंगे, मोलों की संख्या। तो यहाँ क्या आएगा? 7.45, और बटे में कितना आ जाएगा? ये देखो 39 प्लस 35.5, जोड़ो बेटा कितना हुआ? 35.5 हो जाएगा, और 74.5। 74.5, ये आ रहा है ना? देखो 74.5, वही संख्या लिखी हुई उन्होंने, है ना? बटे में क्या आएगा? इसके इन दोनों के मोल अंश, यानी कि पहला आएगा KCl का मोल अंश, तो KCl का कितना आएगा? 7.45 अपॉन 7.74.5, और प्लस करेंगे H2O, तो H2O का कितना है बेटा? इसमें 100 ग्राम दे रखा है, और बटे में क्या कर देंगे? 18 उसका अणुभार होता है। ये निकाल लेंगे, बस ये हमारे पास आना चाहिए। यदि हम इसको देखें तो सॉल्व करें तो ये पूरे एक बार कट रहा है, दशमलव यहाँ लगा लेंगे तो यहाँ आएगा, ऊपर संख्या आएगी 0.01, ठीक है ना? और इसमें देखो यहाँ पर भी दशमलव हटाया, दशमलव यहाँ से हटाएगा, यहाँ आएगा, तो तब भी क्या बच रहा है यहाँ पर? 0.01, और 18 का भाग हम क्या करेंगे? 100 में देंगे। किस में देंगे? 100 में। तो कितना आएगा बेटा? देखो 18 का भाग हम 100 में देते हैं, देखो 18 का भाग हमने 100 में दिए,
तो 18 पंजे होता है 90। फिर बचा 10, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। फिर 18 पंजे 90, फिर 10 बचेगा, फिर क्या जाएगा 5, इसकी जगह हम 6 कर ले यहाँ, है ना, क्योंकि आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर आएगा और 5.56। यदि हम इसको टोटल देखेंगे तो इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो 0.1 और जुड़ जाएगा, है ना। तो यहाँ आएगा 0.1 अपॉन कितना आएगा 0.1 प्लस 5, ये जोड़ देंगे बेटा, जोड़ना है तो जोड़ने के बाद कितना रहेगा 5.66 कर देंगे, क्योंकि 0.1 जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आएगा 0.1 आ गया और यहाँ आ गया 5.66 आ गया। ठीक है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/56.6, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमें 56 इतने भी आंसर लिख लोगे तब भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, पॉइंट में लिखोगे तो पॉइंट में क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि एक 56 का भाग यदि एक में दोगे तो लगभग लगभग 0.2 के लगभग आता है, 2 या 1 के लगभग आएगा, 19 इस टाइप से आएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मूल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करते बेटा।